गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। अब हम लोग को उसका जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है कि उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और को न्यूमेरिकल्स अगर है तो उसको कैसे थ्योरेटिकली हम उसके कंसेप्ट को लेकर के उसको बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का। अगर न्यूमेरिकल्स आप सही ढंग से बना लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ए ब्लॉक ऑफ मास 200 kg इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, यानी कि यह एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है। इसी पे कहता है कि 200 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 200 kg। ठीक है, कहता है कि इट इज जस्ट बिगिन टू मूव व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 kg वेट इज अप्लाइड। यानी कहता है कि जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 100 kg वेट, तो केजी के साथ जब वेट लग गया इसका मतलब कि वह फोर्स हो गया। तो 100 kg वेट को हम 100 न्यूटन लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स दिया है वह 100 kg वेट है, इसको हम लोग 100 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि केजी वेट का मतलब हुआ न्यूटन। तो कहता है कि जब इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो इट जस्ट बिगिन टू मूव, यानी कि यह ठीक चलने की स्थिति में आ जाता है। चल नहीं रहा है लेकिन चलने की स्थिति में आ गया। इसका मतलब कि 100 न्यूटन से अब थोड़ा भी फोर्स आगे बढ़ेगा यह चलना प्रारंभ कर देगा। तो 100 न्यूटन से यह चलने की स्थिति में आया, इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है यह फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर में हो गया है, और उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि उस कंडीशन में 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स को इस फ्रिक्शन ने रोक लिया है। तब कहता है कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो सीधा सीधी स्पष्ट हो गया कि इस फोर्स को इस फ्रिक्शन ने बैलेंस किया, यानी कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वह बैलेंस कर लिया है किसको, 100 न्यूटन को। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर इजकल टू 100 न्यूटन, या म्यू इंटू इस आर का वैल्यू होता है एम जी इजकल टू 100 न्यूटन। अब हमसे कहता है कि म्यू ज्ञात कीजिए, तो म्यू बराबर 100 बाई एम इंटू जी। अब यहाँ पर यह 100 हो गया, मास इस ऑब्जेक्ट का 200 है, ठीक है, और जी का वैल्यू 9.8 ले सकते हैं या नहीं तो 10 ले सकते हैं। तो हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि ये कट गया और ये भी कट गया, तो ये हो गया 1/20। अगर इसको हम निकालेंगे तो हो जाएगा 0.5, क्योंकि यूनिट नहीं होगा, यह फोर्स बाई फोर्स का है। तो सिंपल सा यह क्वेश्चन था, केवल कंसेप्ट को समझना था। किस कंसेप्ट को, कि इट इज जस्ट बिगिन टू मूव व्हेन ए फोर्स 100 kg वेट इज अप्लाइड। तो 100 kg वेट का मतलब कि 100 न्यूटन हो गया। अब यह 100 न्यूटन लगाने से यह ठीक चलने की स्थिति में आ गया, लेकिन चल नहीं रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको बैलेंस कर लिया है। बैलेंस कर लिया तो उसको लेके इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस सरफेस का कोफिशिएंट फ्रिक्शन हो गया 0.5। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। कहता है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज कीप्ड ऑन ए रफ सरफेस, इट इज कनेक्टेड टू ए लाइट स्ट्रिंग व्हिच पास ओवर ए फिक्स्ड पुली। If a mass of 8 kg is attached to the other end of as per the given figure, then it just begin to move. Find the coefficient of friction. यानी कहता है कि ये 12 kg का एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पर रखा हुआ है।
यह ऑब्जेक्ट एक धागा के द्वारा, लाइट स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि लाइट वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि धागा मासलेस है, धागा का कोई मास एज्यूम नहीं करना है, बंधा हुआ है, और इस धागा का दूसरा एंड पर एक 8 केजी का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। लटका हुआ का मतलब कि यह अंडर ग्रेविटी लटका हुआ है, नीचे की तरफ इसको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अगर इस द्रव्यमान को हम m1 कहते हैं, इसको m2 कहते हैं, तो नीचे की तरफ जो इसको फोर्स लग रहा है वह ड्यू टू ग्रेविटेशन m2g ये फोर्स लग रहा है, और यही m2g फोर्स इसको खींच रहा है। तो इसमें भी कह रहा है कि इट जस्ट बिगिन टू मूव, यानी कि मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन इसके कारण यह आगे बढ़ने की स्थिति में आ गया है। तो नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जब इधर खींचने का प्रयास कर रहा है इसके जस्ट अपोजिट में यहां फ्रिक्शन फोर्स लग गया। तो सेम पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, वहां पर कोई आदमी पुल करता था हाथ से और यहां पर बाई नेचर m2g इस फोर्स के कारण यह आगे बढ़ने की स्थिति में है। तो अब इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वह फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस पोजीशन में आप आइएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू m2g, यह हो गया m2g। अब इसी को बढ़ जाइए, यह म्यू r इक्वल टू m2g, यह म्यू, अब r क्या होगा तो r mg के बराबर होगा। तो अब यहाँ चूंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा था इसका m हो जाएगा, यानी कि m1g इक्वल टू m2g। देखिए g से g कट गया था, यहाँ पर सिंपली म्यू इक्वल टू हो गया m2 बाई m1। तो m2 का वैल्यू 8 है और इसका है 12, कटा दो, 4 से कटेगा यानी कि 0.66 हो गया आंसर। ये ठीक पहले वाला ही क्वेश्चन था, जो उसमें अप्लाइड फोर्स था वह यहां पर सेकेंड एंड पर जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है उसके कारण यह फोर्स हो गया। तो यह एक सिंपल न्यूमेरिकल्स के रूप में आता है फ्रिक्शन के चैप्टर से, जो कि आप देखते ही अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको इसको बना सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए 10 kg ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, यानी कि अब यह जो पहले हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑब्जेक्ट को रखते थे, अब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, अब यह सरफेस ऐसे हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन और झुकाव हो गया 30 डिग्री। तो यहीं पर कहता है कि 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, रखा गया है, इस पर मास m बराबर 10 केजी। अब कहता है कि यह रेस्ट में है। तो अब इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हम लोग केस पढ़े हुए हैं। कैसे? अगर इसका मास m है तो वह डायरेक्ट नीचे जो उसका काम करता है mg, यह सरफेस इंक्लाइंड है तो इसका जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा नॉर्मली, और इसका एक कंपोनेंट नीचे काम करता है। तो यहाँ से जो एंगल होता है, जो एंगल अगर यहाँ पर थीटा माने है 30 डिग्री, तो यह थीटा हो जाता है। तो इसका इस mg का दो कंपोनेंट काम करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जो है उसका नीचे बैलेंस करेगा, यह mg कॉस थीटा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, और यहां से एक नीचे की तरफ काम करेगा mg साइन थीटा। इसका काम है इसको नीचे की ओर खींचना और इसका काम है नॉर्मल रिएक्शन देना। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें कहता है कि यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो झुकाव पर रेस्ट में होने का मतलब क्या होगा कि इसको तो नीचे खींचने के लिए mg साइन थीटा लग रहा है लेकिन नहीं खींचा रहा है। इसका मतलब कि जस्ट अपोजिट में जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वह mg साइन थीटा को बैलेंस कर लिया। हर केस में आपको बैलेंस की स्थिति को ज्ञात करना है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या जस्ट बिगिन टू मूव, रेस्ट में हो या जस्ट बढ़ने वाला हो, उस केस में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स उसके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो सीधा सीधी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वह किसको बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को। यह म्यू इंटू आर होता है mg साइन थीटा, यह म्यू ऊपर आर को ये कौन बैलेंस किए हुए है जस्ट अपोजिट में, mg कॉस थीटा बराबर mg
साइन थीटा, उस कंडीशन में mg से mg कट गया, म्यू इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कितना हो गया tan थीटा। अब वैल्यू रख देंगे tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3, 1/√3। इसका डेसिमल में निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी एक है कि अगर इस पोजीशन में कि जब वह इंक्लाइंड सरफेस पर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पर ये जो म्यू इक्वल टू tan थीटा का कॉन्सेप्ट है ये पहले निकाल भी चुके हैं। अगर ये याद रहेगा डायरेक्ट, हतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही म्यू का वैल्यू होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल जो दिए, उस तीनों एग्जाम्पल में हर हाल में ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की स्थिति में है, रेस्ट में है, या तो बढ़ने की स्थिति में है या बढ़ नहीं रहा है, मतलब रेस्ट में है। तो हर स्थिति में अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस कर लिया है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होगा कि वह अप्लाइड फोर्स के द्वारा चलने लगा, तो चलने लगा तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स उस पर जो होगा वो कैसे एक्ट करेगा, और जब चलने लगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो कैसे होगा। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हम 3 टाइप के बताए, जिसमें कि कॉन्सेप्ट एक ही था कि फ्रिक्शन फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया है तीनों क्वेश्चन में। अब बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया है और वह चलने लगा, तो चलने लगा तो अब उसमें जो फ्रिक्शन आएगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो उस कॉन्सेप्ट पर भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।